नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का आज पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाके के दौरे का कार्यक्रम है, जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन खराब मौसम उनके दौरे में रुकावट बन सकता है। अजय भट्ट शाम 4 बजे बॉर्डर रोड को लेकर देहरादून में अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अफसर भी मौजूद रहेंगे। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा था, मौसम थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्या जानकारी आ रही है वहां पर? देखो, मैं आपको बताऊं कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट डायरेक्टर जनरल और बॉर्डर रोड के जो है उनके साथ पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों का दौरे का कार्यक्रम था। असल में ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो बॉर्डर की हमारी तीनों घाटियां हैं, ब्यास, दारवा और चौदास, वो घाटियां लंबे समय से बंद पड़ी है। वो रोड पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। तो संभवतः आपदा प्रभावितों की से मिलने के अलावा इन सड़कों को खुलवाने का भी वो प्लान तैयार करना चाह रहे थे, किस तरीके से ये सड़कें खुलेंगी, कैसे हजारों की आबादी मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन खराब यहाँ पर मौसम है कि बॉर्डर के इलाकों में धुंध छाई हुई है, बादल गहराए हुए हैं, जिस कारण से संभवतः ये आशंका भी जताई जा रही है कि उनका दौरा रद्द हो सकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा था, लेकिन मौसम थोड़ी सी खलल पैदा कर सकता है। सीएम पुष्कर धामी ने पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने सबसे पहले जुम्मा का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने एलागार्ड में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने आपदा में मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए की मदद अपनी ओर से देने का भी ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि धारचूला में मौजूद हेलीकॉप्टर तय सीमा से 1 महीने ज्यादा रहेगा। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है, सीमा के लोगों ने बताया और हम लोगों ने सो मोटो मिल गया, कनेक्टिविटी ठीक हो। उत्तराखंड आंदोलन के खटीमा गोलीकांड को आज 27 साल हो गए और इसके लिए खास तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री खटीमा गोलीकांड की बरसी पर यहां पहुंचा हो। और खुद आंदोलनकारी रहे पुष्कर धामी ने कहा कि खटीमा से ही राज्य आंदोलन की चिंगारी भड़की थी और खटीमा ही राज्य की जननी है। तो देखिए, खटीमा दौरे पर हैं सीएम धामी, जो शहीद हुए, जिन्होंने उत्तराखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उस वक्त पुलिस गोली चलाती है और 7 लोगों की मौत होती है और उसके बाद से लगातार उनके लिए, उनके परिवारों के लिए जो है एक, आप ये समझिए कि अलग तरह के जज्बात होते हैं। कमलेश भट्ट हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। मुख्यमंत्री का जो आज पहला कार्यक्रम है खटीमा में 1 सितंबर 1994 का जो गोलीकांड यह हुआ था, यहाँ पर 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उस शहीद स्थल में ये जाएंगे। आज आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि सीएम का जो है 10:30 से 11 बजे के बीच का कार्यक्रम है। फिलहाल अभी सीएम अभी अपने आवास से निकले नहीं है। उसके बाद वनखंडी चकरपुर में जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद चंपाऊ जिले के टनकपुर और बनबसा में रोड शो के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे और टनकपुर में एक जनता संवाद कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। और एक बहुत लंबे अरसे के बाद जो शहीदों की जो उम्मीदें थी कि उत्तराखंड बनने के बाद 1994 में जो गोलीकांड हुआ था और उसके बाद मसूरी का अगले दिन मसूरी की आग चिंगारी वहां तक लगी थी, उसके बाद रामपुर तिहारा कांड हुआ था। उत्तराखंड बनाने में जो खटीमा का जो योगदान रहा है, या पहला जो आंदोलन यहाँ से आया, उसके बाद ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो यहाँ पर आएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे आज के दिन, और उसके बाद आंदोलनकारियों से यहाँ पर मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों की बहुत सारी उम्मीदें भी इनसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और ये पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से आए और परिवार से मिले, बातचीत करे, हौसला बढ़ाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खटीमा गोलीकांड की यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और 20 साल बाद पहली बार सीएम धामी शहीद स्मारक पर आ रहे हैं। इसे लेकर शहीदों के परिवार वाले काफी खुश हैं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग की घटना में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 165 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गोली चलाने का आदेश तत्कालीन कोतवाल डीके केन ने दिया था। 7 शहीदों में से एक शहीद परमजीत की मां का कहना है कि सीएम धामी ने उन्हें गले लगाकर बेटे का एहसास कराया था।
बस हमारे धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं हमें बहुत खुशी है। और उस टाइम मुख्यमंत्री आए थे पार्क में, उस टाइम मुझे गले भी लगाया उन्होंने। वहीं शहीद धर्मानंद भट्ट के बेटे अनिल भट्ट का कहना है कि सीएम धामी खुद एक आंदोलनकारी हैं और वे शहीदों के परिजनों का दर्द बखूबी समझते हैं। कई मुख्यमंत्री बने मगर इस बार हमारा ही आंदोलनकारी हमारे क्षेत्र से खटीमा से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, तो हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो शहीदों की शहादत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। घटना के 20 साल बाद पहली बार कोई सीएम शहीदों को श्रद्धांजलि देने खटीमा आ रहे हैं। इसे लेकर आंदोलनकारी भी काफी उत्साहित है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में एक उग्र पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर खटीमा बाजार में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री खटीमा में शहीद स्मारक में आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देगा। खटीमा में जब पुष्कर सिंह धामी 1 सितंबर को आएंगे तो आंदोलनकारियों के साथ साथ शहीदों के जो परिवार और आंदोलनकारी हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में डीएफओ पर बिना परमिशन के करोड़ों के निर्माण कार्य कराने का आरोप लगा है, जिससे कॉर्बेट में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां बिना इजाजत के रोड और गेस्ट हाउस बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा भी जा रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और एनजीटी के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाघ के हैबिटेट को भारी नुकसान हो रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। कालागढ़ के डीएफओ हैं किशन चंद, इससे पूर्व राजा जी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थे। वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो है कालागढ़ डीएफओ के पद पर इस समय तैनात हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने अवैध रूप से लकड़ियों का कटान वहाँ पर हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ियाँ बाहर जा रही हैं और तरह तरह वहाँ पर जगह जगह पुलिया बना रहे हैं और दीवारों बनाने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि अभी ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के विचाराधीन है, तो उसमें हम बाकी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई होंगी और कॉर्बेट की जो भी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गोविंद, वैसे आप ये जरूर बताइए कि जिस तरह से ये टकराव की स्थिति क्या पैदा नहीं होगी? हम कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, मवेशियों को अपनी जगह चाहिए, और ये इस तरह के निर्माण क्या रातों रात हो जाते हैं, किसी को खबर नहीं लगती? देखिए जीनत, ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहां बिना किसी अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यहाँ से एक पत्ता भी बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकता। यहाँ की जो नियम है उसके अनुसार अगर यहाँ कोई पेड़ अगर गिरता है प्राकृतिक रूप से भी, तो उसको भी नहीं हिलाया जाता यदि वो सड़क पे नहीं हो तो। लेकिन जो जिस तरह की स्थितियां अब बनी हुई है कि इस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं और निर्माण कार्य की कोई अनुमति किसी के पास नहीं है और लगातार निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं। आरोप है डीएफओ कालागढ़ जो है उन पर कि वो निर्माण कार्य यहाँ पर करा रहे हैं, जिससे वन्य जीव जो है, जो टाइगर का, खासकर टाइगर का हैबिटेट है, उस हैबिटेट को जो है उससे नुकसान पहुंच रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है टाइगर और उसको नुकसान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, तो नुकसान की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वैसे उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें और जो खबरें आ रही हैं वो सवाल उठा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुशल राजनीतिज्ञ श्री राधा मोहन सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान केदारनाथ से आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले बयान पर सिख समुदाय से माफी मांगी है। फेसबुक पोस्ट के जरिए रावत ने लिखा है कि वो अपनी बात के लिए प्रायश्चित करेंगे और उत्तराखंड के गुरुद्वारों में झाड़ू लगाएंगे। पंजाब कांग्रेस में मची कलह को सुलझाने के लिए हरीश रावत मंगलवार को चंडीगढ़ गए थे। वहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 कार्यकारी अध्यक्षों को पंच प्यारे कहकर संबोधित किया। सिख मान्यता में पंच प्यारे बहुत सम्मानजनक उपाधि है। पंजाब के प्रमुख दल अकाली दल ने वरिष्ठ नेता दिलजीत चीमा ने अकाली दल के हरीश रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें माफी मांगने की मांग की थी। पंजाब की राजनीति का उत्तराखंड के सिख बाहुल्य उधम सिंह नगर में भी असर रहता है। नजाकत को भांपते हुए हरीश रावत ने माफी मांग ली है। आपको सुना देते हैं वो बयान। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे पंच प्यारे हैं जो 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ।
आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले के सबसे संवेदनशील दूरस्थ घनसाली क्षेत्र की उपेक्षा भविष्य में भारी पड़ सकती है। हर साल आपदा से यहां भारी नुकसान होता है। आपदा प्रभावित गांवों का आज तक विस्थापन नहीं किया जा सका है। टिहरी जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र घनसाली आपदा की दृष्टि से जिले का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा की मार हर साल यहाँ के ग्रामीण झेलते हैं। यहाँ कई बार घोषणाएं भी की गई, लेकिन समय बीतने के साथ घोषणाएं फाइलों में गुम हो जाती हैं। घनसाली के 10 से ज्यादा गांव आपदा की मार झेलने को मजबूर हैं। और इसका न तो मुआवजा मिला, न अभी रोड बनी, न पुल बना, न किसी को पूरी कम से कम 150 परिवार इससे क्षतिग्रस्त हुए और अभी तक 1 भी रुपए का वो नहीं हुआ। संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था इस बारे में, लेकिन किसी भी विभाग द्वारा यहाँ पे कोई भी ठोस प्रयास किए नहीं गए इस बारे में और स्थिति जैसे की तस बनी हुई है। बारिश के चलते यहाँ की भिलंगना और भागीरथी नदियाँ भी उफान पर हैं। घनसाली मुख्य नगर में नदियों के किनारे बसे लोगों को भी खतरा बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। वहीं विधायक कई गांव के विस्थापन की बात कर रहे हैं और मैंने कई गांवों को विस्थापन के लिए भी अपनी सरकार से पैसा दिला चुका हूँ। जैसे कोट हो गया, आपका अगुंडा हो गया, मेरे पास इसका पूरा डाटा है, मैं पूरा डाटा भी आपको दे सकता हूँ। और आपका ये गौजाना वाला जो कुछ क्षेत्र हो गया, हमने पूरे लोगों को विस्थापन के लिए पैसा दिया। एक तरफ घनसाली दूरस्थ क्षेत्र है, साथ ही आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील भी है, इसीलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में बेलनी पुल जर्जर हो चुका है। 1964 में बना बेलनी पुल बद्रीनाथ हाईवे को केदारनाथ हाईवे से जोड़ता है। चारधाम यात्रा के समय इस पर ट्रैफिक काफी होता है। कई बार इसे साइन बोर्ड लगाकर वन वे भी किया जा चुका है, लेकिन नया पुल न होने की वजह से इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। प्रशासन भी नए पुल के निर्माण को लेकर योजना ही बना रहा है, लेकिन जमीनी काम कुछ नहीं हो सका। रानी पोखरी हादसे के बाद स्थानीय लोग अब बेलनी पुल को भी दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं। बहुत कम इसका पर्यटन का बहुत कम दबाव था, वाहनों का कम दबाव था, लेकिन आज समय के साथ आज इसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस हिसाब से आज यह पुल यहाँ पर नया पुल बनना नितांत आवश्यक है। रुद्रप्रयाग का जो अलकनंदा पर मोटर पुल है, ये 1964 में बनकर तैयार हो गया था और तब क्योंकि यातायात बहुत कम था तो उसी हिसाब से इसका डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से इसका निर्माण किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पिथौरागढ़ हवाई सेवा को लेकर कहा है कि जल्द ही पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। हवाई अड्डे पर 26 तकनीकी कमियों की वजह से ये समस्या आ रही है। राज्य और केंद्र सरकार इन समस्याओं को जल्द दूर कर लेगी। अनिल बलूनी ने यह भी कहा है कि पिथौरागढ़ की उड़ान के लिए विदेशों से एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। पिथौरागढ़ का जो एयरपोर्ट है उसमें लगभग एविएशन के हिसाब से 26 ऐसी बाधाएं हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या लगातार आ रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन बाधाओं को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको हम लोग चालू कर सकेंगे। जिस तरह के एयरक्राफ्ट और जिस तरह का पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट है, उसमें दुनिया में बहुत चुनिंदा ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनसे वहाँ उड़ान भरी जा सकती है और उन जो एयरक्राफ्ट है उनकी अवेलेबिलिटी भारत में नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन एयरक्राफ्ट को लाने की, इस कारण समय लग रहा है। इलेक्शन का समय करीब तो राजनीति भी धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। कोई आध्यात्मिक राजधानी की बात करता है तो कोई पंडा पुरोहितों के हक की बात करता है। इस बार प्रदेश में सब हिंदू वोटर्स को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड पर मुखर हो गए हैं। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। पंडा पुरोहितों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी रही। अब आम आदमी पार्टी भी देवस्थानम बोर्ड पर मुखर होते हुए इसे सरकार में आते ही निरस्त करने की बात करती है, जबकि आध्यात्मिक राजधानी बनाने का बयान देकर केजरीवाल भी हिंदू वोटर्स के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी में है। जो हमारा पहाड़ का युवा है वो नौकरी करना चाहता है, तो एक तो हमने जो रिक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हैं सारी वहाँ के आंकड़े हमने मंगा लिए हैं। अभी तक 15,000 से अधिक के आंकड़े आए हैं, 60,000 की ओर आने हैं और शीघ्र हम रिक्तियों को हम भर्ती करेंगे।
कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस राज्य के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार सृजन की समस्या है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर हम दीर्घकालीन रोजगार नीति राज्य में हो। दीर्घकालीन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। बीजेपी मानती है कि हर बार का कांग्रेस का यही एजेंडा रहता है कि मुस्लिम वोटर्स को बरगलाया जाए। अब आप भी मुद्दा विहीन है तो कांग्रेस की लाइन पर है। आम आदमी पार्टी के बारे में बेहतर यही कहूँगा कि उन्होंने क्या हाल करा दिल्ली का, यह बेहतर पूरा भारत जानता है। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर शाहीन बाग जैसी घटनाएं और उत्तराखंड की देवभूमि के इष्ट देवताओं को लेकर के या यहाँ के वीर सैनिकों के शौर्य को लेकर के जो प्रश्न उठाए हैं, जनता उन सबका इंतजार कर रही है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावी साल में अभी धार्मिक मुद्दे और उछलेंगे और पार्टियां भी इसी लाइन लेंथ पर बयानबाजी करती नजर आएंगी। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में स्वीकृत सीट से ज्यादा प्रवेश के मामले में यूनिवर्सिटी ने 8 संबंधित कॉलेजों की जो संबद्धता है उसको खत्म करने को लेकर राज्यपाल को लेटर लिखा है। 481 छात्रों को नियम विरुद्ध प्रवेश दिया गया था। मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी बात की गई है। देहरादून में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे। ट्यूशन फीस कम करने की मांग को लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स नाराज चल रहे हैं। मंगलवार रात स्टूडेंट्स ने दून मेडिकल कॉलेज में कैंडल मार्च निकाला। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 4,25,000 की सालाना फीस उनके पेरेंट्स पर जबरदस्त बोझ है। स्टूडेंट्स ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूशन फीस की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फर्जी भर्ती का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने पूरे भर्ती फर्जीवाड़े की जांच की मांग की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि उच्च शिक्षा मंत्री को इसकी जांच करवानी चाहिए क्योंकि खुद राज्यपाल इस फर्जीवाड़े पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। मामला बेहद गंभीर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ओपन यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसर समेत करीब 56 पदों पर फर्जी भर्ती हुई है। नियुक्ति में साफ साफ धांधली हुई है वो बैकडोर से हुई है और अपने अपने लोगों को, अपने अपने चहेतों को जो है उस भर्ती में सम्मिलित करने का काम किया गया है, जो बहुत गंभीर विषय है। और राज्यपाल महोदया की टिप्पणी आने के बाद तो तत्काल प्रभाव से जो है इन तमाम भर्तियों को सरकार को निरस्त करना चाहिए और जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को जो है अंजाम देने का काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार में नगर निगम कार्यालय का निर्माण बीजेपी और कांग्रेस में टकराव का कारण बना हुआ है। निगम चुनावों से पहले साल 2018 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने नगर निगम के नए कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। 13 करोड़ की लागत से निगम का नया कार्यालय बनकर तैयार होना था। निगम कार्यालय का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर मेयर अनिता शर्मा ने मदन कौशिक पर भेदभाव का आरोप लगाया। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो जैसा था वैसे ही है, पर इन्होंने भूमि पूजन भी किया था 2018 में हमारे चुनाव से पहले। अभी तक तो कोई बना बुना नहीं है, बल्कि सरकार भी इनकी है। अब पता नहीं, ये देखो कि मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं बना, कांग्रेस बीजेपी का कोई आता तो जब बनता। देखिए, डीपीआर इसकी पूर्ण कर ली गई है। डीपीआर बनाने के बाद शासन को प्रेषित कर दी गई है। दूसरा जो आर्किटेक्ट इसमें जो कार्य करेगा उसका टेंडर कॉल किए गए हैं और जैसे ही हमको शासन से पैसा इसके लिए निर्गत होगा तत्काल वहाँ काम शुरू कराया जाएगा। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।